हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कल एक वीडियो रिलीज हुआ था एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड। तो अनम मैम ने एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे कि कौन कौन से एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज भी हम एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, जीएसटी में या फिर इनकम टैक्स में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे ऐप से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स से कि इनकम टैक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो आपके पास बुक है आपकी इनकम टैक्स की, एचसी मेहरोत्रा, ओके, उसके बुक के पीछे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वहां से हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप देखें, पिछले प्रीवियस पेपर्स को देखें तो आपको यह पता चलेगा स्टूडेंट कि जो भी आपकी बुक के पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है जो आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, यासिर अली क्लासेस, वहां आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो आपको सेक्शन मिलेगा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर काफी सारी क्लासेस से रिलेटेड आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको जाना अपने एमकॉम सेक्शन में। एमकॉम सेक्शन में जाकर आपको मटेरियल में, ओके, आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स कब लागू किया गया, कब पहली बार लगा, दैट इज 1860। कब लगाया गया, कब लगा था? 1860 में। कब लगा था स्टूडेंट्स? 1860 में। पहली बार इंडिया में टैक्स कब लगा था, इनकम टैक्स? 1860 में। लेकिन आप सोचोगे सर, बच्चे ये सोचते हैं कि 1961 में आया था, तो 1961 में इंडिया में एक्ट आया था, लेकिन उससे पहले पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था टैक्स? 1860 में। 1961 तो एक्ट है और 1962 में रूल्स आए थे, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ, तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है बच्चों? इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। क्यों होता है डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स की दो खूबियां हो सकती हैं। पहला, एक तो पर्सन के ऊपर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा, जिसमें हम अपना बर्डन, टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट ना कर सकें, इसमें बर्डन किसी और दूसरे पर्सन पर पास नहीं हो पाता, तो वो टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, ओके। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर, ओके, हर साल रेट्स चेंज होते हैं। आपको पता है हर साल इनकम टैक्स तो आता नहीं है, इनकम टैक्स तो 1961 में आ गया, उससे रिलेटेड रूल्स 1962 में। हाँ, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट्स, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आती रहती है, लेकिन हाँ, हर साल एक एक्ट आता है फरवरी के मंथ में, इसको हम क्या नाम देते हैं? फाइनेंस एक्ट। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी टैक्स है कहां पर दे रखे, रेट कहां पर दे रखे होते हैं? फाइनेंस एक्ट के अंदर। अब बेटा कुछ होते हैं स्लैब रेट्स और कुछ होते हैं स्पेशल रेट्स। तो स्लैब रेट्स गिवन होते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर। यहां पर क्या गिवन होते हैं? स्लैब रेट। क्या गिवन होते हैं? स्लैब रेट, ओके। अब हम बात करते हैं स्पेशल रेट की। तो ये स्पेशल रेट कहां है? ये स्पेशल रेट इनकम टैक्स के अंदर है। कहां पर है? ये इनकम टैक्स के अंदर गिवन है। अब स्पेशल रेट्स का मतलब क्या है बच्चों? स्पेशल रेट्स का मतलब है, जैसे हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, तो ये क्या है? ये इनके स्पेशल रेट्स हैं। लेकिन हमारे स्लैब रेट्स कहां पर गिवन होते हैं? फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या गिवन होते हैं? हमारे स्लैब रेट्स गिवन होते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी हेड्स आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है? टोटल कितने हेड्स होते हैं इनकम के? तो टोटल देयर आर 5 हेड्स। सबसे पहला हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने? टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज, प्रेजेंट इनकम टैक्स कौन सा है? 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके। अब देखिएगा इनकम टैक्स में अगर आपने देखा होगा 2 ईयर आपने क्वेश्चंस पे देखे होंगे, एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पता चल रहा है ये पहले आता होगा क्योंकि नाम इसका प्रीवियस है। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें एसएससी क्या करता है? इनकम को अर्न करता है, इनकम को कमाता है। एंड इट मे बी ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। ये 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम भी हो सकता है। सर कैसे हो सकता है 12 महीने से कम? अगर किसी ने अपना बिजनेस ही शुरू किया 1 अक्टूबर को, अगर किसी ने अपनी जॉब शुरू की 1 दिसंबर को, तो उसने कमाया कितना? 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से कम भी हो सकता है। लेकिन असेसमेंट ईयर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अ 12 मंथ्स, ओके। असेसमेंट ईयर बेटा कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का, हमेशा हमेशा यही होता है। तो द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज, अब देखिए यहां पे पूछा है 12 मंथ्स का कौन सा होता है? दैट इज असेसमेंट ईयर। क्या है? असेसमेंट ईयर।
ओके क्लियर है। तो अब हमारे पास बहुत सारे यहां पर देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, तो आप बच्चों यहां से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंट चीजों की बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एमकॉम एंट्रेंस का सिलेबस बहुत वाइड है। 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं, 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी बीकॉम में जितने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया है एएमयू में कि आपका कितने मार्क्स का किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो इसलिए हमें सारी प्रिकॉशंस लेकर चलनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, किसने किया था, ओके सर जेम्स विल्सन। कौन है, सर जेम्स विल्सन। तो पहली बार इंडिया में टैक्स लेवी किसने किया था, सर जेम्स विल्सन ने। ओके क्लियर है, ठीक ओके। अब यहां पर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका असेसमेंट ईयर 19-20 पूछा जाएगा। ओके असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन में मेंशन भी होगा। ओके क्लियर है, चलिए अब देखो सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड, जितने भी सारे के सारे हेड हैं उन सबकी इनकम को हम क्या बोलते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं, डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U, और उनको बोला जाता है चैप्टर 6A डिडक्शंस। और क्या बोला जाता है उनको, चैप्टर 6A डिडक्शंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है, इट्स अ लाइव प्रीमियर स्टूडेंट्स, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे चैट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके आई होप यहां तक आपकी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो क्वेश्चन ये हैं जैसे कि हमारे पास यहां पर अगर हम देखें कि अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम को देखें तो एग्रीकल्चरल इनकम से एक क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, एग्रीकल्चरल इनकम से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास टी रबर एंड कॉफी, ठीक है, ये हमारे पास इनका कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होता है और कितना बिजनेस इनकम हो सकता है, इनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टी में कितना एग्रीकल्चरल है, कितना नॉन एग्रीकल्चरल है, ओके रबर में कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर, कॉफी में कितना एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी है और अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एमसीक्यू के साथ इसी के नीचे मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होती है, किसकी टी की, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टी की। तो देख सकते हैं आप यहां पर मैंने आंसर भी गिवन है, कितना है 6 का क्या है बी, तो 6 का बी का मतलब कितना हो गया 60%, कितना हो गया 60%। तो एग्रीकल्चरल इनकम है 60%, तो इसका मतलब अगर 60% एग्रीकल्चरल इनकम है बच्चों तो 40% हमारी क्या हो जाएगी, 40% क्या हो जाएगी हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कितनी हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी 40%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ओके अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया एज कंसीडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम आपको बतानी है, तो एग्रीकल्चरल इनकम होती है 75%, तो 75% आपकी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि आजकल एआई बहुत चल रहा है तो आपके दिमाग में वही ना आ जाए। ओके तो इसका मतलब 25% क्या बचा हमारे पास, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है डी, एंड द डी ऑप्शन इज 75%, डी ऑप्शन इज 75%। ओके आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ओके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप बीच बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर, देखो रबर की बात आ गई, टी रबर कॉफी इनके बारे में हमने डिस्कस करना था। पूछ रहा है मैन्युफैक्चर्ड लेटेक्स इन इंडिया एज कंसीडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आपको बताना है तो एग्रीकल्चरल इनकम इसका 65% होता है, तो इसका मतलब 65% एग्रीकल्चरल इनकम है इन केस ऑफ रबर, तो इसका मतलब 35% हमारा क्या हो गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम से इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आपके सिलेबस में तो आपको हाउस प्रॉपर्टी या फिर सैलरी गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो क्या कहते हैं सारे प्रिकॉशंस लेकर चलने के कुछ भी पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स मींस इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं हम, अब देखो यहां पर हमारे पास आ जाता है जो चैप्टर हमने देखा था रेजिडेंट, ओके रेजिडेंट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपको कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम चेक करते थे या तो पर्सन ROR है या फिर RNOR है या फिर क्या चेक करते थे NR, तो हम 3 कंडीशंस चेक करते थे। तो याद रखिएगा ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, ROR की क्या होती है ग्लोबल इनकम टैक्सेबल एक्सेप्ट
एक्सेप्ट वो इनकम जो पास्ट अनटैक्स्ड है, जो पिछली इनकम है अनटैक्स्ड इनकम, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, और आरओआर और आरएनओआर और एनआर के केस में अगर इनकम इंडिया में कमाई गई है, एक्रू इंडिया में हुई है, तभी उन केस में टैक्सेबल है। अगर कोई फॉरेन इनकम है तो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, फॉरेन इनकम आरओआर के केस में क्या है, टैक्सेबल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, वो एग्जेम्प्ट है सबके केस में। एग्रीकल्चरल इनकम, अगर इंडिया की लैंड है सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो सारे केसेस में क्या है, वो एग्जेम्प्ट है। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड दे रखे हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर, अब देखो एग्रीकल्चर पाकिस्तान है तो फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम सिर्फ किसके केस में होगी, मैंने कहा आरओआर की ग्लोबल इनकम, तो कौन सा होगा, आरओआर, मतलब रेजिडेंट के केस में क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें क्या मिलता है, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको हमारे मोबाइल ऐप या सरली क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर कहता है ये, अब देखिए ये क्वेश्चंस आ गए। अब देखो अगर आपको याद करना है, देखो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड इनकम्स कहां पर गिवन है, मैं डिडक्शंस की बात नहीं कर रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। डिडक्शंस इज गिवन अंडर सेक्शन 80C to 80U और उनको हम बोलते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस। बट जहां हम एग्जेम्पशन की बात की जाएंगे तो एग्जेम्पशंस कहां गिवन है, सेक्शन 10 के अंदर। एग्जेम्पशंस कहां गिवन है बच्चों, सेक्शन 10 के अंदर इनकम टैक्स की क्या है, एग्जेम्पशंस गिवन है, ठीक है। तो आप ये चीजें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड होता है पेरेंट्स के केस में, ठीक है, ओके, जिसकी हुज पेरेंटल इनकम इज ग्रेटर। अब जितने बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे की डिडक्शन कितनी होती है, 1500। कितनी, 1500। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर क्या है, सी। देखो यहां पर ऑप्शन बी में भी 1500 है, लेकिन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस। अगर बच्चे ने कमाई ही 1000 है तो 1500 की डिडक्शन अवेलेबल नहीं हो सकती। अगर बच्चे ने कमाए हैं 2000, तब उस केस में कितने की डिडक्शन है, 1500 रुपए की डिडक्शन है। तो 500 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, क्लब्ड हो जाएंगे, किसके साथ, हुज पेरेंटल इनकम इज ग्रेटर। तो अगर जितना बच्चा कमाता है वो और 1500 रुपए विच एवर इज लेस, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। अगर कमाया 500 तो इसका मतलब डिडक्शन कितने की, 500 रुपए की। कितने की, 500 रुपए की डिडक्शन। कमाया 1300 तो डिडक्शन कितने की, 1300 रुपए की। कमाया 1500 तो डिडक्शन कितने की, 1500 रुपए की। कमाया 1600 तो डिडक्शन कितने की, 1500 रुपए की, क्योंकि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना है, 1500 इज द लोअर अमाउंट। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड, कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, डीए फुल्ली टैक्सेबल है, सीसीए फुल्ली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन हाँ फॉरेन अलाउंस क्या है, एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से होते हैं, फॉरेन अलाउंस हो गया समच्योरी टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गया, अलाउंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, ठीक है, यूनेस्को, अगर इनसे अगर कोई भी अलाउंसेस अगर आपको मिलते हैं तो क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फॉर कितने बच्चों के लिए है, कितने, 2 बच्चों के लिए, ओके, और मैक्सिमम कितना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। चलो तो ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो यहां पर पूछ सकता है, यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये पूछा गया है कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन से, कि कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। देखो आपके पास कम्यूटेड पेंशन जो है, जो आपने कम्यूट करा ली अपनी पेंशन को, ठीक है, तो उसमें 1/3 और 2/3 एग्जम्प्ट होता है। तो 1/3 किसके केस में होता है, जब आपको क्या मिल रही है, ओके, जब आपको क्या मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है। ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो कितना एग्जम्प्ट होता है, 2/3, ओके। यहां पे देख सकते हैं भाई, अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तब कितना एग्जम्प्ट है, और ग्रेचुटी एग्जम्प्ट नहीं है तब कितना एग्जम्प्ट है, ओके। तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड दे रखे हैं बच्चों, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं आपसे एग्जाम में। अब देखो कह रहा है द कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी जिसको नहीं मिल रही उसका कितना एग्जम्प्ट होता है, देखो कम्यूटेड पेंशन। तो थर्ड का हमारे पास आंसर है, अगर हम देखें तो थर्ड का हमारे पास आंसर क्या है, ए। तो थर्ड का आंसर ए का मतलब क्या है कि 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, जितनी भी पेंशन है उसका कितना 1/3 क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट, जब हमें क्या नहीं मिलती, ग्रेचुटी नहीं मिलती। और जब ग्रेचुटी मिलती है तो कितना मिलेगा, 2/3। कितना मिलेगा, 2/3। कितना मिलेगा, 2/3, ठीक। द कम्यूटेड इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेचुटी, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख, ये पुराना लॉ है, ठीक है। और लेकिन अगर अब देखें हम तो करंट लॉ क्या कहता है कि 20 लाख की ग्रेचुटी क्या हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपसे पुराना ही पूछा जाना है, न्यू नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है, ओके।
अब देखो यहां पे कह रहा है द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विसेज नोन एज, कि आपको पीरियोडिक सम ऑफ मनी आपकी पास्ट सर्विसेज पे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पेंशन। पीरियोडिकली मिलता है आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ इनकैश ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, के अर्न लीव्ड एनकैशमेंट कितना मैक्सिमम एग्जेम्प्ट है, तो आप देख सकते हैं यहां पे कितना होता है 3 लाख रुपीस, कितना होता है मैक्सिमम 3 लाख रुपीस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, मैंने उन सारे चैप्टर से यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। जो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो यही आते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। और अगर फिर भी आपको फर्दर कोई डाउट है, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट 9045417079। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं एमकॉम एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए बच्चों अवेलेबल हूं आज रात 9 बजे से। आज रात 9 बजे से आप मुझसे कोई भी क्वेरीज ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं आज रात 9 बजे से बिल्कुल आपके लिए पूरा अवेलेबल हूं। आप जो चाहे मुझसे हेल्प ले सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ओके, सो आपका जो ये प्रीमियर है वो 2 बजे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये 2 बजे प्रीमियर होगा और ये वीडियो फिर बाद में सेव हो जाएगी, बाद में भी बच्चे देख सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस चीज को कि भाई आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया। बहुत सारे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, ओके। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे चैप्टर्स की यहाँ पर पीडीएफ आपको बना कर दी है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम फर्दर चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिएगा बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो जीएसटी है ये कहां से ड्राइव हुआ है, ये कौन से लॉ से ड्राइव हुआ है, तो ये था कैनेडियन मॉडल। हमने कहां से ड्राइव किया है, कैनेडियन मॉडल से क्या किया, इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, कब लॉन्च किया गया था, 1/7/2017, मतलब 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया था पूरी तरीके से पूरे इंडिया में जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक क्या ऑप्ट करा, जम्मू एंड कश्मीर ने क्या करा, जीएसटी ऑप्ट करा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा अमेंडमेंट था 2016 का जिसमें जीएसटी था, वो अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, 101। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कैनेडियन लॉ है, ओके, तो कैनेडियन लॉ ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी इज अ सेपरेट लिस्ट, तो कौन सी सेपरेट लिस्ट इंसर्ट की गई थी, आर्टिकल 246A। तो मैं आपको इसमें एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को विजिट करके वो उस वेबसाइट से, ओके, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और देख सकते हैं बच्चों अपने एग्जाम से पहले। वो एग्जाम टिप्स है आपकी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज कॉल्ड, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स कैस्केडिंग। कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर है जीएसटी। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब था मल्टी पॉइंट लेवी टैक्सेशन था, कि हर एक लेवल पर टैक्स इंप्लीमेंट हो, हर एक इंपोज होता था हर एक लेवल पर, जिसको बोला जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से गुड्स के प्राइसेस बहुत हाई होते जा रहे थे, ठीक है। अब अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको पता है जैसे यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, ओके, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब होता है, जब हम क्या करते हैं, सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, ओके। अब ये पूछा जा सकता है आईजीएसटी कहां पर लगता है, सीजीएसटी कहां पर लगता है, एसजीएसटी कहां पर लगता है, यूटीजीएसटी कहां पर लगता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है विद इन दी स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल, ओके। आईजीएसटी कहां लगता है बच्चों, आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सेल, मतलब आउटसाइड दी स्टेट, ये लगता है विद इन दी स्टेट, और ये लगता है हमारा यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर, और याद रखना कि टैक्स जो लगेगा वो सप्लाई पर लगेगा। जीएसटी किस पर लगता है, सप्लाई पर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जीएसटी नहीं लगेगा, ओके। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ सिस्टम ऑफ मल्टी पॉइंट टैक्स। तो मैंने यही बताया था आपको, कैस्केडिंग इफेक्ट यही बताया था, तो मल्टी पॉइंट टैक्स होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। द काउंसिल टेक, देखो जी एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, द काउंसिल टेक अ डिसीजन ओनली इफ देयर इज अ 3/4 मेजोरिटी और 75%, ठीक है। तो आपको कोई भी मेजोरिटी, या कभी कंपनीज लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा, जब आपके 75% की मेजोरिटी होगी, 3/4 मेजोरिटी आपकी होगी
कोरम जब भी पास होता है, कोरम क्या है, एक मीटिंग होती है, वरना मीटिंग को एडजर्न किया जाता है, ठीक है। तो 3/4 और 75% मेजोरिटी का होना जरूरी है। तो यहां पर मैंने बहुत सारे अराउंड 250 क्वेश्चन है बच्चों। ओके, आपको लगेगा सर एंड टाइम पे हम ये पढ़ेंगे, हाँ बेटा एंड टाइम पर आप यही पढ़ लो, क्योंकि इसमें आंसर्स के साथ साथ गिवन है। आप एक बार इनको रीड करोगे तो आपका माइंड में वो चीज रहेगी, क्योंकि फिर अगर एग्जाम में आता है तो आप फॉरन इसको टू द पॉइंट इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। आई होप ये इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी बच्चों, अगर आप एग्जाम से पहले इन सारी चीजों को करके जाते हैं तो, ठीक है। तो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो रेट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से रेट्स हो सकते हैं, और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं एक लिंक दूंगा एक वेबसाइट का, आप प्लीज उस पर जरूर विजिट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। एग्जाम से पहले, कल आपका एग्जाम है, ठीक है, उससे पहले पहले आप लोग उस वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन सिर्फ एक बार एक नजर देखने, अगर आपने 2 घंटे भी दे दिए तो मैं मानता हूं कि बहुत कुछ वहां से आपको हासिल हो सकता है, और आपके एग्जाम में बहुत कुछ वहां से पूछा भी जा सकता है। ओके, तो ये मेरा जीएसटी है स्टूडेंट्स, कि अब देखो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको पूरा का पूरा सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से बताऊं, बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, नॉट फॉर यू, ठीक है। हमें सिर्फ यहां पे एग्जाम टिप्स चाहिए, तो ये मैं आपको हमारे मोबाइल ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको मोबाइल ऐप पर हमें मिल जाएंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप चैट बॉक्स में आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और मैं 9 बजे के बाद बिल्कुल आपके लिए पूरा अवेलेबल हूं स्टूडेंट, ठीक। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से बता दें अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है। ओके, आई होप यहां तक सब क्लियर है। तो आप यहां पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, और साथ के साथ देखो इसमें आंसर्स भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स की अगर हम बात करें बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये मैंने बहुत शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ये वर्ड है, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ओकोनोमिया। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहां से ड्राइव हुआ, वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका नाम क्या है, ओकोनोमिया, विच मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में, और उस बुक का नाम भी यहां पर मेंशन है, ठीक है, जेबी से। तो कौन कौन से इकोनॉमिक्स यहां पर गुजरे हैं, ओके, क्या हमारे, किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, किसका क्या ग्राफ बनता है डिमांड में, मार्केट कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, किसका कर्व कैसा बनता है, वो सारी चीजें मैंने इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए हैं। आप इन पॉइंट्स को अगर एक बार रीड कर लेंगे, मैं तो आपसे कहता हूं बच्चों, कल आपका अगर एग्जाम है, अगर आप आज 4 to 5 आवर्स अगर आप आज दे देते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, और एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट। अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आती हुई चीज भी गलत कराते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं, आपका 2 आवर्स का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और अगर वही पेपर अगर आप घर पे लाकर दो, तो आप सुकून से उस पेपर को पूरे दिन भर में कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि 2 घंटे में बड़े घबरा जाते हैं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 2 आवर्स इज मोर देन एनफ, ठीक है। अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, ओके, अगर आपने स्टूडेंट्स 45 क्वेश्चंस भी किए हैं, आपको लगता है कि आपके 45 क्वेश्चंस सही हैं, देन आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। इफ यू आर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, देन आपने 55 क्वेश्चंस कर दिए हैं, आपको लगता है कि ये मेरे सही हैं, तो बेटा उससे आगे मत जाइए, क्योंकि अगर आप, हो सकता है कि तुक्के अगर आप लगाएंगे तो वो नेगेटिव जा सकता है आपका, जिससे आपका ग्राफ डाउन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नेगेटिव से आपको पता है कि मेरिट कितनी पीछे चली जाती है, ठीक है। तो बात आपके मेरे समझ में आ रही है। तो ये मैंने यहां पर बहुत सारे अराउंड 250 माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं कि पीपीसी कर्व कैसा होता है, पीपीसी डाउनवर्ड होता है, ये सारी चीजें मैंने देखी यहां पर आप सब लोगों को प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इनको पढ़कर बता दीजिए, तो बेटा ये इम्पॉसिबल है कि मैं एक छोटी वीडियो में इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो मैंने कहा गिव 4 to 5 आवर्स, अब आपको 4 से 5 या 6 घंटे जितने आप दे सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। एंड टेक केयर प्रॉपर, ओके। आप अपनी नींद पूरी जरूर करिएगा, नहीं है पूरी रात पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह अगर एग्जाम देंगे तो बहुत थकावट होगी। माइंड फ्रेश करके जाइए एग्जाम में, ताकि जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, थकावट बिल्कुल भी ना हो, जिससे आप आपके अपने एग्जाम में अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स को आप यहां पे देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको टाइम दिया है बच्चों, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 9 बजे तक मेरी बाकी और भी क्लासेस है, आप उसके बाद मुझसे पूरी रात कुछ भी पूछिए। लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपनी नींद प्रॉपर लीजिएगा, और प्लीज 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 बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो आप सब लोग इंशाल्लाह क्रैक कर सकते हैं, हर किसी के अंदर इतनी विल पावर है कि वो इन एंट्रेंस को क्रैक कर सकता है, अनलेस अदरवाइज आपको 2 घंटे बहुत इत्मीनान से गुजारने होंगे एग्जाम पेपर में, क्योंकि एग्जाम फोबिया होता है, जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो एक फोबिया आपके माइंड में चल रहा होता है, मेरा एग्जाम है मैं कैसे दे पाऊंगा, तो डोंट बी नर्वस, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो ये था हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्या हमारे एपीसी एमपीसी का कर्व कैसा जाता है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों मैंने यहां पर आपको बता रखी है। एंड दिस इज स्पेशली फॉर एमकॉम एंट्रेंस। ओके, यू कैन सी हियर इट इज स्पेशली फॉर एमकॉम एंट्रेंस। एमकॉम एंट्रेंस के लिए मैंने स्पेशली इन सारे पॉइंट्स को डिजाइन किया है कि आपके क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपके लिए स्टूडेंट लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप हमें बता दें, तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा था आपसे कि आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन वो बीकॉम एंट्रेंस के साथ आपकी कवर कराएंगे। मेरे साथ कुछ पिछले लास्ट 10 डेज से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी क्लासेस ले रहा हूँ। ओके, तो मेरे साथ हेल्थ इश्यूज थे इसलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था। ओके, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है बच्चों तो प्लीज आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ओके, अब सर 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, अब सर 24 घंटे भी नहीं बचे, हाँ, लेकिन मुझे पता है 24 घंटे नहीं बचे, मैं और अनम मैम आपके लिए स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, आप जब चाहें हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, देखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दे सकते हैं आप, या क्रेडिट पॉलिसीज देख सकते हैं कि कब हमारा क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है सेंट्रल बैंक, या फिर हमारा कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट कैसे करता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बैंक रेट को क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं बच्चों। यहां पर मुझे लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। वो पूछ सकता है एपीसी एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लायर क्या होता है, वो ये सारी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, बात समझ में आ रही है आपके? तो आपके कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है आपका, रीवैल्यूएशन क्या होता है आपका, ठीक है, या डेप्रीसिएशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपसे करें। ओके, बजट के बारे में पूछ सकता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप किसी भी चीज का नेचर याद रखिएगा, किसी भी अकाउंट का नेचर, है ना। तो आपको पता है अकाउंट्स में 3 ही रूल होंगे। ओके, कौन कौन से रूल होंगे? 3। कौन कौन से रूल होंगे बच्चों? 3। एक तो हमारा कौन सा होगा, एक तो देखो होता है हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, एक तो पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट, एक होता है बच्चों इम्पर्सनल, एक होता है पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रियल एंड नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट हमारा 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में। तो सबसे पहला होता है हमारे पास, राइटिंग थोड़ी सी खराब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ओके बच्चों, ये 3 अकाउंट होते हैं, तो याद रखना। रियल अकाउंट सिर्फ डील करता है एसेट से, रियल अकाउंट किससे डील करेगा? एसेट से। नॉमिनल अकाउंट डील करेगा एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से और गेन से, है ना, ये डील करेगा। ओके, पर्सनल अकाउंट डील करता है सिर्फ पर्सन से। अभी याद रखना बेटा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा अकाउंट आता है? अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, अगर कोई किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए? सफिक्स या प्रीफिक्स, तो वो नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाता है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा रेंट, तो आपको पता है रेंट या तो पेड होगा या रिसीव्ड होगा। पेड है तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड है तो इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर इससे पहले वर्ड आ जाए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? ड्यू बट नॉट पेड, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेंट ड्यू है लेकिन हमने पेड नहीं किया, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इनकम, इनकम तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, उससे पहले वर्ड आ गया एक्रूड, तो ये कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन गया। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे या फिर डिबेंचर्स पे जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो कौन सा अकाउंट है? तो अकाउंट कौन सा होता है बच्चों? वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अगर ऑप्शन में पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम टिक करेंगे किसको? पर्सनल अकाउंट को। या फिर जब शेयर्स वाले चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं कि शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट है, तो उनका नेचर क्या है? तो अप्लाइड और अलॉट किसको किए जाते हैं? शेयर्स पब्लिक को। पब्लिक का मतलब पर्संस को किए जाते हैं, तो पर्सन को जो किए जाएंगे वो सारी चीजें कौन सी होती है? पर्सनल अकाउंट। तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूछे या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूछे तो उसका नेचर क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक।
क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपीज है, ठीक है, तो एक जगह तो कंपनीज एक्ट लगता है और एक जगह लगता है कंपनीज एक्ट और एक जगह लगता है सेबी, ठीक है। सेबी क्या कहता है कि एप्लीकेशन का मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए, 25% ऑफ इशूड प्राइस, ओके, जितने का शेयर है उसका 25% क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, ठीक है। और कंपनीज एक्ट यही बात क्या कहता है कि एप्लीकेशन का पैसा कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। एप्लीकेशन का पैसा जितने भी शेयर की इशूड प्राइस है उसका 5% क्या होना चाहिए, ओके, क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी। ये कौन कहता है, कंपनीज एक्ट। और सेबी इसी बात को कितना बोलता है, 25% सेबी बोलता है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% इन केस ऑफ शेयर्स, ओके, 90% इन केस ऑफ शेयर्स। और अगर यही डिबेंचर्स की बात करें तो कितना होता है, 75%। ये होता है शेयर्स के केस में और ये किसके केस में होता है, ये होता है डिबेंचर्स के केस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछे कि अगर आपके पास कोई भी गुडविल है और गुडविल अगर वैल्यूड गुडविल है तो गुडविल की एंट्री जो होगी वो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी, किसमें होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की, कि एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे राइट ऑफ करते हैं, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। किसमें राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ, ठीक है। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल आ सकता है, तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल तो आप चेक कर लीजिएगा, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल कब आया था, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आपके सामने आ सकता है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, ठीक है। तो मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें तो आपको बीकॉम एंट्रेंस में या फिर मैं आपके ही एमकॉम एंट्रेंस में ही मैं कुछ अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस विद आंसर की बच्चों, तो आप चाहें तो वहां से क्वेश्चंस देखकर जा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप रिकैप करें, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ लिया उसको रिकैप करें, नई चीजें ना देखें, नई चीजें ना पढ़ें, ठीक है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बस उनको एक बार गो थ्रू कर लें, तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। जब हम कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे अच्छे की, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9 बजे का तो मैंने टाइम दिया है, अगर उससे पहले अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, मैसेज करिएगा एंड कॉल मत करिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में रहूंगा। आप मैसेज करेंगे 9 बजे से पहले तो इंशाल्लाह उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ और भी बच्चे हैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो 9 बजे से पहले, वरना 9 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर किस टाइप का एग्जाम पेपर होगा। और हाँ, और मैं आपको अगर मेरिट की बात करूँ, मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल को 50 में कहूंगा कि 50 प्लस, ओके, ज्यादा यही लेके चलें आप। और जो इंटरनल स्टूडेंट है वो 40 प्लस लेकर चलें। ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जाम का, ठीक है, एंट्रेंस का, कि एंट्रेंस क्रैक करने का एक मिनिमम क्राइटेरिया, ओके। तो एमकॉम एंट्रेंस में आपको पता है बहुत बड़ा, बहुत लेंदी सिलेबस है, कोई ब्लू प्रिंट भी नहीं है हमारे पास कि क्या ब्लू प्रिंट है होगा, ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब जैसे सेक्शन 52 है हमारे पास कंपनीज एक्ट का, तो सेक्शन 52 कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन 52 में दे रखा है। दूसरा ये कह सकता है कितनी चीजों के लिए, 5 चीजों के लिए है। तो वो 5 चीजें कौन कौन सी है मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बोल देता हूं, ओके। प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पहला यही है, चलो लिख भी देते हैं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर टू दी मेंबर्स। अभी याद रखना मेंबर्स है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में क्रेडिटर दे देगा तो नहीं होगा, और यहां पे फुल्ली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड नहीं, ठीक है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू, ठीक है, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को क्या कर ले, बायबैक। तो इन्हीं 5 चीजों के लिए हम एसपीआर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज एसपीआर को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि अगर पर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि आपको एक ट्रांजैक्शन को सेटल करना है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, परचेस कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। और परचेस कंसीडरेशन हमेशा क्रेडिट परचेस के बराबर होगा। मान लेते हैं 10 लाख रुपए की आपने कोई मशीन खरीदी है, उसमें से आपने 5 लाख रुपए ऑलरेडी पेड कर दिए, तो इसका मतलब आप जो अब इशू करोगे शेयर्स कितने के करोगे, डिबेंचर्स कितने के करोगे, 5 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 5 लाख रुपए पे करके आ चुके हो, ठीक है। तो 5 लाख आपका परचेस कंसीडरेशन हो गया। मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर आपका 25% के प्रीमियम पे इशूड हो रहा है, तो इशूड प्राइस कितना हो गया, 125। तो इस ट्रांजेक्शन को सेटल कितने शेयर्स में किया जाएगा, 4000 शेयर्स, ओके। इस ट्रांजेक्शन को किसमें सेटल किया जाएगा, 4000 शेयर्स में क्या किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो मैं अब ये चाहूंगा आपसे कि आप बहुत ज्यादा नया कुछ ना पढ़ें, सिर्फ जितना पढ़ा है, जितना मटेरियल है आपके पास, उन्हीं चीजों को डिस्कस करते रहें, उन्हीं चीजों को पढ़ें, ठीक है। और माइंड अपना फ्रेश रखें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल,
ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ओके, तो अगर मेरी हेल्प की जरूरत है, ठीक है, तो आई एम अवेलेबल, मी एंड माई टीम और अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए यही टिप्स थी स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव रहकर जाएं एग्जाम में। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट देखते हैं कैसा रहता है, और आंसर की हम लोग इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि कल ही आपकी आंसर की अपलोड कर दें। ठीक है, ऑफिशियल तो वो नहीं होगी क्योंकि ऑफिशियल तो एम ही देगा, लेकिन हम अपनी एक आंसर की देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस एम की तरफ से गलत हो जाते हैं तो हम लोग उनको क्लेम कर देते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।